अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। बस ये ज़रूर है कि एक पक्ष जरूर कह रहा है कि हमें दोनों हमारे बड़े नेता हैं और कैप्टन साहब का नेतृत्व तो है ही। तो क्या माना जाए इस तरह के बयान को? बिल्कुल, पार्टी हाईकमांड पूरी तरह से उसमें दिलचस्पी ले रही है और प्रयास हो रहा है कि जो भी दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर किया जाए। और ये बात सही है कि दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों का सहयोग पार्टी को मिले, यही हम लोग की कोशिश है। सर, एक मुद्दा बिहार से है। बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन सरकार में मंत्री मदन सहनी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूं। अगर मैं लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूं मंत्री के तौर पर, तो फिर इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। क्या कहना है सर? देखिए, हम उनकी तारीफ करेंगे, उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है और ये बात तो बहुत दिनों से जाहिर है। बल्कि यूँ कहा जाए कि नीतीश जी के जो कार्य करने की शैली है उसमें अफसरशाही को काफ़ी बढ़ावा मिला है और आज बिहार के प्रशासन हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अफसरशाही काफ़ी बढ़ चुकी है। नीचे स्तर पर चले जाइए, ब्लॉक के स्तर पर चले जाइए या फिर राज्य के स्तर पर चले जाइए, हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी बात सुनने को अफसरशाही बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये बात, ये शिकायत अरसे से काफ़ी लंबे समय से चला रहा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कम से कम एक मंत्री ने सच कहने की हिम्मत दिखाई है। सर, नीरव मोदी एक ऐसा नाम है जिस ईडी के खाते में 17.25 करोड़ रुपए जमा किए हैं। तो सरकार के पास भी कहने का ये मौका है कि रिकवरी हो रही है, साथ में इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो क्या आप लोगों को लगता है कि सही दिशा में जा रही हैं सब तमाम चीजें? मुझे नहीं लगता है। देखिए, इतनी बड़ी रकम लेकर नीरव मोदी यहाँ से गए हैं, अगर उसका मुकाबला ये 17 करोड़ से अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली बात है। उनकी जो भी जायदाद है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसको नीलाम उसका जल्द से जल्द होना चाहिए और उसकी रिकवरी होनी चाहिए। इतनी बड़ी रकम लेकर जाने के बाद भी अभी तक हम नीरव मोदी को देश में लाने में नाकाम हैं, ये तो भारत सरकार की एक प्रकार से नाकामी है, नाअहली है। सर, लेकिन ईडी की एक और कार्रवाई हुई है। पूर्व में आपके सहयोगी थे, अभी भी महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी हैं अजीत पवार और उनकी पत्नी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 65 करोड़ 75 लाख रुपए का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये केस दर्ज किया गया। एक कंपनी है जनांदेश्वर सहकारी सुगर करके कंपनी है और उसमें इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक के नेताओं के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो सिर्फ विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक बार भी ये बात सामने नहीं आई कि देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ ईडी ने कोई कार्रवाई की हो और या इनकम टैक्स ने कोई नोटिस दिया हो। ले देकर चुन चुन कर जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं के खिलाफ ईडी क्यों कार्रवाई करती है। तो ये तो बिल्कुल एक राजनीतिक के दुर्भावना से ईडी काम कर रही है या सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दबाव बनाने की बिल्कुल उनका प्रयास यही है कि, क्योंकि कई बार ये बात सामने आ गई है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी या दूसरी पार्टी के किसी नेताओं को तोड़ने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए ये कोशिश हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रहती है। वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है। सर, एक बहुत ही गंभीर मसला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ का कोरोना का संकट है, उसमें फेक वैक्सीनेशन का मामला आया। अब जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसके क्लोज रिलेशन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ है। धनखड़ साहब पहले आरोप लगा चुके हैं टीएमसी सरकार पर और टीएमसी के नेताओं का कहना है कि हर बात में गवर्नर बोलते हैं, इस मामले में चुप हैं। एसआईटी भी जांच कर रही है। क्या कहना है सर इस पूरे मामले? देखिए, इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये तो कहा जाए कि सीधे सीधे
लोगों के जीवन से खिलवाड़ हुआ है। और जिसने भी किया हो, चाहे उसका संबंध किसी भी राजनेता से हो, राजनीतिक दल से हो, गवर्नर के साथ हो, अगर किसी तरह का कोई दबाव भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र का कहना है कि सरकार किसान संगठनों से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, सिर्फ वो जो फार्म लॉज को रिपील करने की बात छोड़ दें, उसके अलावा हर मुद्दे पर बातचीत कर सकती है सरकार। देखिए, जब तक जो कानून बनाया गया है और ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से, कि ये किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन किसान लगातार 7 महीने हो गए वो धरना पर बैठे हुए हैं, आंदोलित है, लेकिन एक बार भी केंद्र सरकार की ओर से ये प्रयास नहीं हुआ कि उनसे बातचीत करके इसका रास्ता ढूंढा जाए। सिर्फ टाल मटोल की कोशिश सरकार की रही है। 11 बार बातचीत हुई और 11 बार बातचीत के दौरान वो किसानों को तैयार नहीं कर सके या किसान सरकार को तैयार नहीं कर सकी, तो ये तो दुखद बात है। और जो हमारे देश के अन्नदाता कहलाते हैं, जो सारे देश का पेट भरते हैं, आज अगर उनकी कोई मांग है तो उसको स्वीकार करने में भारत सरकार को क्या तकलीफ़ है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह से किसान विरोधी जो रवैया है भारत सरकार का, आखिर क्यों है। भारत सरकार ने ही, मोदी जी ने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे, तो आमदनी दुगनी करने के बजाय जो उन्होंने तरीका अपनाया वो किसानों को किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। और जब वो स्वीकार नहीं है तो ज़बरदस्ती उस पर थोपने की क्या आवश्यकता